बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल इश्क-दी-बाज़ी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 39वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। इशाल के हाथों हुई बेइज्जती का एहसास इतना कवी था कि सुबह तक उसका मूड ऑफ रहा। वो आज़ाद फिज़ा की पली बड़ी थी, किससे क्या बात करनी है और उसका क्या मफ़हूम समझा जाएगा, इससे किताए नज़र वो बस बोल देने की कायल थी। लेकिन इशाल ने जितनी बेइज्जती की और इसके बाद समहान ने जितनी संजीदगी से जवाब दिया, उसे शहर और गाँव का मफ़हूम खुल के समझ आ गया था। छोटे इलाकों में रहने वालों के जहन भी तंग होते हैं, यही सोचकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। सुबह हो चुकी थी। सुबह का मंजर हवेली में सबसे अच्छा होता था जब अनवाहु इकसाम के नाश्ते से मेज़ सजा होता था। किचन से खुशबुएं उठ रही थी। उसे इतना सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं थी। कॉलेज यूनी के दौर में भी बस चाय पीकर निकल जाती थी, लेकिन यहाँ एक एक फ़र्द का मेज़ पर होना लाजिम था। उस वक्त भी सब नाश्ते में मौजूद थे। इशाल और समहान की तरफ से उसने दांस्ता नज़र फेर ली थी। दोनों तक उसकी नाराज़गी का साइन बाखूबी पहुंच गया था। परवाह उन्होंने भी नहीं की कि उसमें सुधार की अशिद ज़रूरत थी। जब सब शाह को सफ़र बखैर की दुआ देकर अपने अपने पसंदीदा मकाम पर रुकने की हदायत यूँ कर रहे थे जैसे वो पहली बार उन मकामात के लिए निकल रहा हो। शनाया के फूले हुए मुँह को देखते दिया और बख्त को अजहद शर्मिंदगी हो रही थी। दिया ने कहीं बार इशारे से मुँह ठीक करने को भी कहा, लेकिन मजाल है कि उसने उनका मफहूम समझने के बाद भी उस पर अमल किया। उन सब ने जितनी ज़बरदस्ती अपने फैसले मनवाए थे, और अब जब शादू शमून अपने इशारों पर उसे चला रहा था, उसके अंदर बला की मज़ाहमत होने लगी थी। नाश्ते के बाद भी सब उन्हें सी ऑफ करने के इरादे से बैठे रहे थे, और जब फ्लाइट का वक्त हुआ तो सब पोर्च तक उनके साथ आए। शनाया के वीरे के साथ पूरा साल रहने जा रही हो? उसके बड़े बड़े 2 बैग देखकर लड़कियों ने शरारत से खिंचाई की थी। क्या रखे क्या निकाले, इसी कन्फ्यूजन में बेचारी ने सब रख लिया होगा कि वीरे को कुछ पसंद ना आया तो कम अज़ कम अल्टरनेट तो मौजूद हो। किसी ने खुद ही उसके हिस्से का जवाब दे दिया था, और सबकी दबी दबी हंसी उसके अंदर दबी चिंगारी को भड़काने लगी थी। गोया वो गुलाम बन गई थी और वो सब उसकी हंसी उड़ा रही थी। मुकाबले की फ़िज़ा में यही सोच मजबूत लगी थी। शाह सबसे मिल रहा था, सब अलविदाई कलमात अदा कर रहे थे, और शनाया चौधरी बिना कुछ कहे सुनने जाके गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई थी। उसकी इस हरकत पे एक लम्हे को सन्नाटा सा छा गया था। शाजू शमून का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ था। अगले पल वो खुद भी गाड़ी की तरफ पलट गया था। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। दिया और चौधरी बख्त सबसे नज़र चुराने पे मजबूर हो गए थे, तो माहम तासीफी नज़रों से उसे देख के रह गई थी। गाड़ी गेट से निकल गई तो काफिला भी अंदर की तरफ पलटने लगा। किस कदर जाहिलाना अंदाज था मोहतरमा का। वहाँ रह के सुधार ना आए तो वीरे को चाहिए वापसी में उस मगरूर हसीना को किसी खाई में धकेलते आए। शाज़ु शमूनी हरकत के बाद जितना शर्मिंदा नज़र आ रहा था, उसे देखकर इशाल को शदीद गुस्सा आया था, जिसे दबल लफ्ज़ों में उसने समहान तक पहुँचा भी दिया था। तसल्ली रखो, ब्रो यूं ही जब्त नहीं करता, और अपनी बेइज्जती करने वाले को तो कभी नहीं बख्शता। भाभी बेगम नादान है जो भीड़ों के छत्ते में हाथ डालकर मनमानी कर रही हैं। समान अफंदी का दावा कितना दुरुस्त था, ये भी बहुत जल्द खुलने वाला था। अल्लाह करे ऐसा ही हो। किन किन के बदले ले भी रे। वो भी जली बैठी थी। चुप करके आगे चलो, ऐसा ना हो कबल इस वक्त हमारी क्लास लग जाए। समान अफंदी गैर महसूस अंदाज में उससे चंद कदम पीछे होकर उसे आगे निकलने का मशवरा दे गया था, जिसकी उसने तकलीद भी की। देख लिया बेटी का अंदाज, कोई जिल्लत का मकाम नहीं छोड़ती। चौधरी वक्त तन्हाई पाते ही दिया से गिला करने लगे। ये तो शाह है, हवेली में अपने लोग हैं, जो गुजारा हो रहा है। अगर कहीं बाहर उस लड़की की शादी कर देते और उसके यही रंग ढंग रहते तो अब तक वो लोग या तो तलाक भिजवा चुके होते या हमें बुलाकर बार बार जलील कर चुके होते। ज़रा कदर नहीं है उस बेवकूफ़ लड़की को। हमारी ही गलती, हमने शुरू से इतनी आज़ादी देनी ही नहीं चाहिए थी। शाह से निकाह को वो ज़बरदस्ती से ताबीर करके ना सिर्फ हमसे बदगुमान होगी बल्कि सरकशी पे आमादा नज़र आ रही है। या तो हमें शुरू से अपनी बेटियों को पाबंदी में रखना चाहिए था, या फिर शादी जैसे अहम फैसले पर उनकी राय को अहमियत देनी चाहिए थी। ऐसी कितनी ही लड़कियों की शादी माँ बाप अपनी पसंद से बेजोड़ रिश्ते से कर देते हैं। क्या उनकी बेटियां भी इसी तरह वालिदैन के लिए जग हसाई का बाइस बनती है? दिया की बात को चौधरी वक्त ने तेज़ी से काट दिया था। दिया फिर कुछ कहने के काबिल ही ना रही। ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट पे छोड़ के जा चुका था। वो अपना बैग खींचकर वेटिंग एरिया में जाना चाह रही थी जब शाज़ु शमून की पारदार आवाज़ सुनाई दी, यहीं खड़ी रहो। अभी वो उसके रोकने का मफहूम समझने की कोशिश ही कर रही थी कि वो फ़ोन पे किसी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताने लगा, और चंद लम्हों बाद ही एक कार जन से आकर उनके सामने रुकी। दूसरी नज़र डालते ही अंदाज़ा हो गया कि वो किसी प्राइवेट कंपनी की गाड़ी थी। बैठो, उसे गाड़ी में बैठने का सर्द लहजे में कहते वो बैग्स गाड़ी में रख रहा था। ड्राइवर एयरपोर्ट छोड़ गया था। कुछ देर में उनकी फ़्लाइट थी, तो वो गाड़ी में बैठाकर उसे कहाँ ले जा रहा था?
अंदर बैठो, उसे अपनी जगह पर जम के खड़ा देखकर वो पहले से ज़्यादा सर्द लहजे में कहने के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे तकरीबन धकेलने वाले अंदाज में गाड़ी की तरफ कर चुका था। उससे कोई भी सवाल जवाब करना तो हीन समझती वो खार खाती अंदर बैठ चुकी थी। उसके साथ बैठने की बजाय वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बड़ा जमान हो गया था। उससे लातलकी जताने का यह पहला अंदाज था जिस पे सुलग के वो मुंह के साथ चेहरा भी बाहर कर चुकी थी। गाड़ी ने सफ़र शुरू कर दिया था और अब एयरपोर्ट कहीं पीछे रह गया था। हैरत से पीछे की तरफ देखकर वो लब भींच गई थी। गाड़ी काफ़ी देर तक मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए कच्चे रास्ते की तरफ गामजन हो गई थी। रात भर सोचों के साथ मगजमारी करने की वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी। सुबह उठ भी जल्दी गई थी। सफ़र में पता ही ना चला कब उसकी आंख लग गई। जब बाय रोड ही सफ़र करना है तो क्यों ना नींद ही पूरी कर ली जाए। यही सोचकर वो रिलैक्स होकर आंखें मूंद गई थी। गाड़ी ने जब ज़्यादा हचकोले खाना शुरू किया और उसका सर सामने सीट की बैक पे ज़ोर से लगा तो आंखें खोलकर माथा सुलाते वो इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। लेकिन मंजर वाज़ेह होता तो कुछ दिखाई भी देता। रेत के तूफान में गाड़ी कैसे चल रही थी ये भी ड्राइवर की महारत थी। ताहद निगाह रेत ही उड़ रही थी। चेहरे के आगे से उड़ती मट्टी देखकर वो अपनी तरफ का शीशा मुकम्मल चढ़ा गई। शर्ट के दामन पर नज़र पड़ी तो वो भी मट्टी से हटा नजर आया। धूल हथेली से उड़ाते उसने दुपट्टा नाक पे रख लिया था। उसे डस्ट एलर्जी थी। देखते ही देखते चींकों ने बुरी हालत कर दी थी। पानी भरी आंखों से वो उसकी पुश्त को घूर रही थी जो जाने किन सहराओं से गुजर के शुमाली इलाका जा रहा था। दिल ही दिल में सलवातों से नवाजते वो भूख महसूस कर रही थी। ड्राइवर गाड़ी रोको, किसी होटल पे मुझे भूख लग रही है। उसे दरखोर इतना जाने बिना वो ड्राइवर से मुखातिब हुई थी। ड्राइवर ने एक नज़र गहराबाद इलाके को देखा और दूसरी नज़र साथ बैठे शाह पे डालकर रह गया। आप चलते रहिए, ये गाड़ी तो अब मंजिल मकसूद पर ही रुकेगी। बैक व्यू मिरर से उस पर एक इस्तज़ाइया निगाह डालकर वो ड्राइवर को चलते रहने का इशारा कर गया था। वो लब भींच कर बाहर देखने लगी लेकिन उड़ती मट्टी में कुछ नज़र आता तब ना जाने गाड़ी मजीद कितनी देर चलती रही। वो मुँह सुजाए बैठी ही रही। बस यहीं रोक दें। शाह की आवाज़ आई तो उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो गाड़ी से उतर रहा था। दूर तक मट्टी की सड़कें थी, खाल खाल घर बने हुए थे। ये कौन सा शुमाली इलाका जात था? उतरो। अभी वो हैरान ही हो रही थी कि वो बैग घसीट कर बाहर निकालते दुरुस्त लहजे में उसे भी उतरने का इशारा करने लगा। शायद आसपास कोई होटल हो या सस्ताने का इरादा हो। गाड़ी थोड़ी देर बाद चले, वो यही सोचकर उतर आई थी। ये आपके पैसे और ये मेरी तरफ से रख लें। शाजू शमून वॉलेट से पैसे निकालकर जब ड्राइवर के हाथ पे रखने लगा तो शनाया के हवास लौटने लगे। गाड़ी नज़रों से दूर जा रही थी और वो हॉर्न खो के मट्टी को उड़ते देख रही थी। वो हैरान परेशान उससे कुछ कहना ही चाह रही थी कि वो सामने मौजूद घर के दरवाजे पे लगा ताला खोलने लगा। ये कहाँ आए हैं हम? हमें तो शुमाली इलाका जात जाना था। यही तो है आपका शुमाली इलाका जात। ताला खोलकर धकेलते वो अंदर की सिमत इशारा कर गया। शनाया चौधरी हक्का बक्का दरवाजे से नजर आते कच्चे मकान को फटी फटी आंखों से देख रही थी। वो एक बार फिर बुरी फंसी थी। शुमाली इलाका जात के रंगीन नज़ारों में उसका जीना हराम करने का तस्वुर लिए चली थी और आकर कहाँ रुकी थी? उस कच्चे मकान में। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। पापा जान, फिर आपने निकाह का कौन सा दिन तय किया है? अजीज जान बेटी की नाराज़गी का सुन के चौधरी जहांगीर चौधरी अशमत को कॉल मिला गए थे। हम तो कब से तैयार हैं निकाह की तारीख फाइनल करने के लिए। तुम ही मसरूफ़ हो गए थे। हवेली आए ही नहीं, ना ही रईस मियाँ की तरफ से कोई आमद हुई। उनकी तरफ तो मैयत हो गई है, वहाँ से तो अब देर ही होगी। उनकी वो जाने बाबा जान, मुझे बस जल्द से जल्द नरमीन और समहान का निकाह करवाना है। हवेली में मुनासिब है या शहर में, ये आप तय कर लें। मैं दोनों पर राज़ी हूँ। चौधरी जहांगीर नागवारी से टोक गए थे। तुम चाह रहे हो हम इशाल और रईस मियाँ का निकाह बाद में रखकर फ़िलहाल नरमीन और समहान की कर दे? अंदाज पुरसोच था। जी बिल्कुल, मेरी यही रज़ा है। दूसरों की वजह से अपनी बेटी को इंतज़ार नहीं करवा सकता। बेहद चिड़ा हुआ लहजा था। तुमने किसी तारीख का इंतखाब कर रखा है? कब फुर्सत मुयस्सर होगी तुम्हें? चौधरी अशमत भी जैसे राज़ी हो गए थे। बेटी के लिए फ़ुर्सत ही फ़ुर्सत है। इस वीकेंड रख लेते हैं। शहर या हवेली, ये आप बता दें। हवेली ही मुनासिब रहेगी। हम सब उठकर शहर आएँ। बेहतर यही है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर हवेली आ जाओ, लेकिन इस वीकेंड की बजाय अगला वीकेंड रख लो। शाह सुबह ही निकला, ऐसे में इतनी जल्दी उसे बुलाना अच्छा नहीं लगता। मुमकिन हुआ तो अगले हफ्ते तक वो खुद ही लौट आएगा। ये सब सुनकर चौधरी जहांगीर किसी हद तक झुंझला गए थे। एक तो हवेली और वहाँ के लोगों के मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते बाबा जान। एक रुकावट दूर नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। अब मज़ीद 10-12 दिन इंतज़ार। नापसंदीदगी सी नापसंदीदगी थी। हवेली के जितने लोग हैं सबको साथ लेकर चलना होता है जहांगीर। ये तुम्हारा शहर थोड़ी है जहाँ किसी को किसी से कोई सरोकार ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है बाबा जान। हाँ, ये है शहर कि मैं शहर में एक के इंतज़ार में दूसरा अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। कोई आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बेहिसी से तो गांव वाले अभी तक पाक हैं। उनके चिढ़ने पर चौधरी अशमत मुस्कुरा दिए थे।
फिर अगले वीकेंड का डन है बाबा जान। इसके आगे मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, भले कोई मरे या जिए। खुदगर्जी तो उनकी पहचान थी। ठीक है, हम सबको अभी से पाबंद कर देते हैं कि कोई भी अगले हफ्ते किसी किस्म की मसरूफियत न रखे। चौधरी अशमत यकीन दिलाते हैं। ऐसा कर लें तो मेहरबानी होगी। हवेली वालों की जला बुझा लहजा था। क्या हुआ है, क्यों अंगारे चबा रहे हो जहांगीर? बरसों बाद तुम्हारे लहजे में फिर से वैसी ही कड़वाहट महसूस हो रही है। ऐसा क्यों? चौधरी अशमत को उनसे वाकई दिली मोहब्बत थी, तभी ठठक गए। मुनज़्ज़ा मर गई बाबा जान। चौधरी जहांगीर ने दर्द से ये जुमला कहा था। चौधरी अशमत कहीं सानियत तक कुछ बोल ही न सके। दोनों तरफ खामोशी तारी रही। हवेली वालों ने मुझसे मेरी खुशियां तो छीन ली थी, लेकिन मेरी बेटी से कोई उसका नसीब छीनने की कोशिश करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो खुल के अपनी बात कह गए थे। संभालो खुद को, भूल जाओ सब। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। चौधरी अशमत का अंदाज नासहाना हो गया। उन पर खुल चुका था कि पिछले दिनों उनकी क्या मसरूफियत रही होगी। चौधरी जहांगीर मर तो उसी दिन गया था जिस दिन आप सबने साइका को मेरे गले डाल दिया था। इससे पहले कि मजीद तल्ख होकर गुस्ताखी का मुर्तकिब हो जाऊं, फ़ोन रखता हूं। उन्हें भी अपने लहजे की तल्खी का एहसास हो गया था। तभी महसूसात का तज़किरा करके फ़ोन बंद कर गए। चौधरी अशमत फ़ोन रखकर कहीं लम्हे मुनज़्ज़ा के बारे में सोचते रहे थे। खस कम, जहाँ पाक। उन्होंने नफरत से सर झटक दिया। डीजी खान से 1.5 किलोमीटर आगे का इलाका था। कच्चा पक्का सा मकान, जिसके दीवारें ही सिर्फ पक्की थी। मिट्टी से बने 2 कमरे और एक पहाड़ जैसा किचन जिसमें चूल्हा तक मिट्टी का था। गैस का गुज्जर भी अभी यहाँ नहीं हुआ था। सहन में सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी। घर की हालत खुद बयान कर रही थी कि अरसा दराज से बंद है। कुछ इलाकों में बिजली मौजूद थी, कुछ में सोलर सिस्टम की मरहून मन्नत बिजली मौजूद थी। पंखे के नाम पर दरमियाने साइज का थका हुआ साफ पेडस्टल पड़ा हुआ था, जिसकी हवा बस सामने खड़े होकर ही ली जा सकती थी। ये है आपका तफरीका, ये है आपका शुमाली इलाका जात। शाज़िर शमून को बैग्स ठिकाने लगाते देखकर चिराग पाओगे। कमरे में बेड के नाम पे एक चारपाई पड़ी हुई थी और बस, बाकी कुछ होता तो नज़र आता। अभी सबको बताती हूँ कितना बड़ा धोखा कि आपने मेरे साथ, तो कितनी गलत बयानी की सबसे। उसे धमकाते पर्स में से फ़ोन निकालने लगे। यहाँ आप सांस भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकती मोहतरमा। उसका पर्स झटके से खींचकर अपनी तहवील में ले चुका था। झटका इतना शदीद था कि उसे अपना बाजू उखड़ता हुआ महसूस हुआ। पर्स का हैंडल टूटकर अलग लटक गया था। इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मुझे यहाँ रोक लेंगे तो अपनी इस सोच पे फातिहा पढ़ लें। मैं यहाँ एक सेकंड भी रुकने की रवादार नहीं हूँ। वो जाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन उसका बाजू मरोड़ कर उसे बेजान चीज़ की तरह फेंक दिया गया था। वो दीवार से जा लगी। यू आर सिक, वो बुलबुला कर उस तक आई थी और शाज़िर शमून का ज़ोरदार थप्पड़ खा के दूर जा गिरी। तुम्हारी अक्कड़ और गरूर इसी 4 दीवारी में निकल जाएगा। जब यहाँ से निकल कर जाओगी तो लोग पहचानने से इनकार कर देंगे। बेहतर होगा जल्द से जल्द सीख लो कि औरत घर में रहती कैसे। ये जिद और हर धर्मी कायम रही तो यहाँ से तुम निकलोगी तो ज़रूर, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। सर्द लहजे में कहकर वो चारपाई पे जम के बैठ गया था। सामने ही वो मुंह पे थप्पड़ का निशान लिए सिसकने पे मजबूर थी। जाने उसे बैठे बैठे कितनी देर होगी। वो लंबी तान के सो गया था या जाग रहा था, पता नहीं। आंखों पे बाजू होने की वजह से उसे दिखाई नहीं दिया। बहुत थोड़े से वक्त में उससे समझ आ गई थी कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया, लेकिन थप्पड़ भी उसका इरादा बदलने से कासिर था। यहाँ से भाग निकलने के इरादे से उसे सोता जानकर वो आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर दरवाजे के करीब हो रही थी। ये कबायली इलाका है, वडेरों की बस्ती है। यहाँ औरतों का पर्दे के बिना निकलना पसंद नहीं किया जाता। कदम घर से बाहर निकाले तो मुमकिन है गैरत के नाम पर मैं ही तुम्हारा कत्ल कर दूँ। इसलिए जहाँ पड़ी थी वहीं चुप करके पड़ी रहो। आंखों पे बाजू रखे रखे उसकी हरकत का ख्याल आया था। वो चौकन्ना था। उसे बेखबर समझने की गलती बेवकूफ़ी ठहरी थी। उसने बेबसी से अपने पर्स की तरफ देखा था, जिसे वो बतौरे तकिया सर के नीचे दबा गया था। मुझे भूख लग रही है, कल उसके वो यही कह सकी, जो सच भी था। किचन में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जाओ और पका के खाओ। बेमुरवती से जवाब आया था। मुझे नहीं पकाना कुछ। जल के दीवार से लग के बैठ गई। फिर भूखी मरो मेरी बला से। उधर कौन सा परवाह थी उसकी। वो शररबार नज़रों से उसे देख के जिद में बैठी रही, लेकिन ये जिद भी कब तक चलती। 1 घंटा 2 घंटा। अब तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। भूख से आन थे उलटने लगी थी। खुद जाने उसे भूख भी लग रही थी या यहाँ चारपाई तोड़ने आया था। मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। तवील इंतज़ार करके रूहानसी हो गई। ये आस भी दम तोड़ गई थी कि अपने लिए कुछ लाएगा खाने को तो उसका जुगाड़ भी लग जाएगा, मगर वो उसे तो इस तरह हद से ही फुर्सत नहीं थी। अफसोस आपके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकता कि कहा कि जुमला दागा गया था।
इस जंगली जानवर से किसी चीज़ की आस फजूल है। ये मुझे सबक सिखाने लाया, मैं बस अपना सबक ही दोहराऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे तवाना होना ज़रूरी है। पेट में कुछ जाएगा तो ही दिमाग चलेगा कि यहाँ से कैसे निकलना है। खुद को बकअप करते वो किचन तक गई थी। मिट्टी का छोटा सा शेल्फ और नीचे 4 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा देखकर ही उसके पसीने छूट गए। साइड पे लकड़ी का छोटा सा ढेर था। गैस वाला चूल्हा कहाँ है? वो उल्टे पाँव वापस आई। अभी यहाँ गैस नहीं आई। दिल तो चाहा कुछ सख्त सा जवाब दे, लेकिन तन्हाई और उसके करारे थप्पड़ का डर जबानबंदी पे मजबूर कर गया। इस चूल्हे को हैंडल करना नहीं आता। नन ऑफ माई बिजनेस। वो करवट बदल गया था। उसकी पुश्त को सुलगती निगाह से देखते उसने सहन की तरफ देखा था। पैर दबाकर भी निकलती तो पत्तों ने शोर करके उसे जगा देना था। भागने की कोई भी सोच बेकार जाएगी। दरवाजे पे बड़ा सा ताला है और ये ऊंची दीवार फैलांग कर पैर की हड्डी तोड़वाकर आप बाहर छलांग लगा भी देंगी तो दाएं हाथ की पैर के साथ खूनख्वार कुत्ता बंधा है, जिसकी जंजीर इतनी लंबी है कि आपकी दौड़ लगाने की ख्वाहिश को 2 सेकंड में दबोच कर आपको इंजेक्शन लगवाने पर मजबूर कर देगा। जैसे उसके जहन तक रसाई हासिल कर चुका था। शनाया चौधरी को बला का गुस्सा आया था, साथ ही कुत्ते का सुनकर झरझरी फिजा में वक्फे वक्फे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को उसने अभी ही नोटिस किया था। गोया वो झूठ नहीं बोल रहा था। क्या करूं? एक बार फिर किचन तक आके रुक गई थी। मुख्तलिफ डब्बे पड़े थे। वो एक एक करके सबको चेक करने लगी कि मवादा कुछ खाने लायक मिल जाए, लेकिन कच्ची दालें, कच्चे चावल, आटा, सूजी उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। प्यास महसूस हुई तो पानी की तलाश में उसने फ्रिज को ढूंढने की गर्ज से दूसरे कमरे का चक्कर भी लगा लिया और एकदम बदहवास होकर लौट आई। खाली कमरे में कुछ होता तो नज़र आता ना। पानी कहाँ है? फ्रिज नज़र नहीं आ रहा। एक बार फिर उस तक हाजिरी लगी। सहन के साइड में रखा हुआ है आपका फ्रिज। चलो फ्रिज तो था, शायद इसी में कुछ खाने को मिल जाए। दिल को थोड़ी सी तकवीत मिली थी, लेकिन सहन में फ्रिज ढूंढने से ना मिला तो उसकी गलत बयानी पे चिराग पाते वो ज़रा आगे गई थी। मोटे से नीम के पेड़ के साय में एक स्टैंड रखा हुआ था, जिसके और ऊपर छोटा सा मटका पड़ा हुआ था। वो ज़रा आगे गई तो उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। मोटे मार्कर से उस पर फ्रिज लिखा देखकर उसका जी चाहा उसी पेड़ पे फंदा डाल के झूल जाए। मटके में गदला सा पानी देखकर उल्टी आने लगी तो वो ग्लास पटक के वहीं बैठकर रोने लगी। सही बोला उसने, यहाँ से मेरी लाश ही वापस जाएगी। कि ये मोहब्बत से जो थे पहले गुनाह सारे माफ़ कर दो। जहाँ भी देखूँ दिखाई दो तुम, नज़र पे ऐसा ग़िलाफ़ कर दो। ना कोई अब मेरे पास आए, सभी को ऐसा खिलाफ कर दो। मैं चाहूँ भी तो ना जा सकूँ अब, यूँ कश्तियों में शगाफ कर दो। है सर्द रातों सी जीस्त अपनी, दुआ को मेरा लहाव कर दो। चौधरी अशमत का ऐलान सुनने के बाद से इशाल के दिल को पतंगे लग गए थे। यही बेचैनी फरियाल और जुमर्द बेगम को भी लग गई थी। फरियाल ने फ़ौरन से बेशतर चौधरी असफंद को कॉल मिला दी थी, जो चंद रोज़ा दौरे पर दुबई के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने तसल्ली देकर समहान से रब्ता किया था। दोनों बाप बेटे में जाने क्या तय पाया था। इशाल हवेली में सन्नाटे की मुंतज़िर थी ताकि उससे बात करने का मौका मिलता, और जैसे ही हवेली की बत्तियाँ गुल होना शुरू हुई उसे पैगाम भेजकर वो अपने मखसूस झूले पर उसका इंतज़ार करने लगी। बेगम साहिबा, ये आपके रोज़ रोज़ के मिलने के बहाने पे दिल खुश फहम हो चला है। फरमाइए कैसे याद फरमाया? अपने मखसूस अंदाज में हाजिर था। ढूंढने से भी तरद्दुद की लकीरें चेहरे पर नहीं मिल रही थी। मेरी जान पे बनी और तुम्हें शोखी सूझ रही है। दाजान ने नेक्स्ट वीकेंड तय कर दिया है। जी सुन लिया मैंने भी। बेफिक्री सी बेफिक्री थी। अब वो बेचैन थी। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। शट आप, धीमे से घर आई। मैं संजीदा हूँ समहान। वो बहुत हिरासा नज़र आ रही थी। संजीदा शक्ल बनाने से मसाइल हल होने लगते तो क्या ही बात थी चेयर अप करने के लिए। खैर संजीदा गुफ्तगू कर रहा था। चचा जान से बात हुई तुम्हारी? क्या कह रहे हैं वो? कब तक आएंगे? उसके अंदाज को टाल के फिक्रमंदी से सवाल करने लगी। 2-3 दिन में लौट आएंगे और उनका ही फरमान है कि उनके आने से पहले कोई बात ना की जाए, हम सब नॉर्मल रहें। वो मनोअन पैगाम नशर कर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। भूख प्यास सब बुढ़ गई है। आने वाले वक्त का खौफ भूत बन के डरा रहा है। जी अभी मेज़ पर मुलाहिजा फरमाया मैंने, चंद नवाले जहर मार किए हैं आपने। कमाल सुकून से गोया था। तुम्हें क्या लगता है दाजान आसानी से ये सब कबूल कर लेंगे? दिल को ऐसा धड़का लगा हुआ था कि बस तसल्ली के हरूफ सुनने का ख्वाहिशमंद था। दाजान तो शायद मान भी जाए, लेकिन चचा जान नहीं मानेंगे, ख्याल जाहिर करने लगा। फिर अंदाज़ा तो उसे भी अच्छी तरह था कि सबसे ज़्यादा शोर किस तरफ से उठेगा। फिर क्या? कह दूंगा जो होना था हो गया, आप सब्र करें और अजीज़ बेटी के लिए कोई बेवकूफ़ ढूंढिए।
यहाँ टेंशन से मेरी जान निकल रही है और तुम इस गैर संजीदा अंदाज से बात करके मेरा फशारे खून बुलंद कर रहे हो। मुझे कोई बात ही नहीं करनी, जाओ जाके सो जाओ। उसके मुस्तकिल गैर संजीदगी पे भड़क के जाने लगी थी, लेकिन रुकना पड़ा। समहान अफंदी ने बाजू से थामकर उठते कदमों को रोक लिया था। फिक्र और परेशानी उस वक्त तक दामन गिर थी जब तक तुम्हें अपनाया नहीं था। अब कोई फिक्र, कोई टेंशन नहीं है और ना ही तुम्हें लेने की ज़रूरत है। आने वाले चंद दिनों में जो फैसला सामने आएगा वो तय कर देगा कि तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजरेगी या बस यही कुछ दिन। बाजू छोड़कर उसके शानों पे बाजू फैला गया था। अंदाज में गैर मामूली संजीदगी आ गई थी। वो सहम कर उसकी बातें सुन रही थी। सुबह ताईजान फायजा को लेकर मरी जा रहा हूँ। उनके किसी अजीज़ की मैयत हो गई है। किसी तरह तुम भी साथ चलने की करो। मेरे पास यहीं 2-3 दिन है जो तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जिंदा रहा तो तवील वक्त साथ रहेंगे, मर गया तो इन चंद दिनों की खुशगवार यादों के साथ जी लेना। तुम्हारी महरूम ज़िंदगी की तलाफ़ी तो शायद कभी ना कर सकूँ, लेकिन पूरी कोशिश है कि इन चंद दिनों में खुशियों से तुम्हारा दामन भर दूँ। इन यादों के सहारे गुजर जाएगी ना ज़िंदगी। वो बज़ाहिर जितना गैर संजीदा नज़र आ रहा था उतना था नहीं, उससे कहीं ज़्यादा मुंतशिर। उसकी तन्हाई पे दिल गिरफ्तार था। विशाल के आंसू रवानी से बहने लगे थे। ज़िंदगी की एक एक महरूमी याद आकर उस शख्स पे ख़त्म हो चुकी थी। जो ये शख्स साथ होता तो सारी महरूमियों का अजाला हो जाता, लेकिन उसके बिछड़ने का खौफ इतना जानलेवा था कि आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। चुप उसकी पेशानी से अपनी पेशानी मिलाए आंसुओं पे बंद बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस शिद्दत से रो रही थी जैसे इन आंसुओं के साथ ही फना हो जाएगी। बस चुप ना, तुम्हें कुछ हुआ तो इस हवेली में कुछ भी नहीं बचेगा। रोते रोते अपने अज़ाइम से आगाह कर गई थी। आंसुओं पे अंगूठा फेरते वो भरपूर अंदाज से मुस्कुरा दिया। तुम्हारी इसी जंगजू तबीयत पर तो दिल हारा हुआ है। मेरी बात को मजाक मत समझना। उसे लगा वो मजाक में टाल रहा है। तौबा करो, इलाने जंग को भी कोई मजाक में लेता है। अंदाज फिर गैर संजीदा था। वो झुंझला के मुक्का शाने पे मार के जाने लगी। फिर हथेली थाम कर रोकते जवाब का मुंतजिर था। कोशिश करती हूँ। आज थमा के चली गई थी। ये उम्र भर का जागना बेकार ही ना जाए। जो तू ना मिला तो सारी रियाजत फजूल है। लंबी सांस लेके वो भी चल दिया था। जिंदा रहना था तो जिंदगी की ज़रूरियात भी पूरी करनी थी। सुबह होते ही अनुषा मलूल दिल से ससुराल चली गई थी। घर में कुछ चीज़ें नहीं थी। बाजार का रुख करते उसे ध्यान आया कि सेल फोन में बैलेंस भी डलवाना था। जिंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और पैसा नौकरी से कमा सकती थी। नौकरी सर्च करके उसका इरादा हर जगह अप्लाई करने का था। यूनी का ख्याल बस इतना आया था कि किसी न किसी तरह इजाज़त लेकर पेपर दे देगी। कितने हो गए? बाजार के जनरल स्टोर से चीज़ें लेकर वो पर्स से पैसे निकालने लगी थी। 300 बाजी। दुकानदार के तकाजे पर सर हिलाकर वो पर्स में मौजूद मुड़े तुड़े नोट निकालकर सीधे ही कर रही थी जब एक हाथ आगे बढ़ा था और 1000 का नोट दुकानदार को थमा दिया गया। अपने पैसे ले ले। दुकानदार ने अचंभे से एक नज़र मावरा याहिया पर डाली थी, फिर दूसरी नज़र पैसे देने वाले पर, फिर नोट थामकर अपने गले की तरफ मुड़ गया। आवाज़ पे मावरा याहिया के लब भिंच गए थे। सर उठाकर उसने ईशान जहाँ को गजबनाक नज़रों से देखा था। वो हौले से मुस्कुरा दिया। ये बकाया पैसे। दुकानदार बाकी पैसे बढ़ा रहा था जिसे ईशान ने थाम लिया। खरीदा हुआ सामान वहीं छोड़कर पर्स की जिप लगाकर मावरा चटके से मुड़ी थी। मावरा ये तो लेती जाओ। वो शॉपर उठाए पीछे पीछे था। अनसुनी किए वो बैलेंस शॉप की तरफ बढ़ी थी। बैलेंस कार्ड लेकर वो पैसे देने ही लगी थी जब एक बार फिर ईशान जहाँ ने वही हरकत दोहरा दी। दुकानदार मायनी खेज मुस्कुराहट से पैसे थाम गया था। मावरा को उस बला का गुस्सा आया कि दुकानदार के हाथ से ईशान के दिए हुए पैसे झपट कर छीन लिए। अगले ही लम्हे मावरा का थप्पड़ ईशान जहाँ के चेहरे पे पड़ के भरे बाजार को उनकी तरफ मतवज्जे कर चुका था। इर्द गिर्द की रवां दवा जिंदगी उस एक तमाचे से चंद लम्हों के लिए रुक सी गई थी। कहीं एक ने ठहर कर मामला देखना चाहा था। जो पहले से मतवज्जे थे वो मजीद दिलचस्पी से उस मंजर को देख रहे थे। शाहजहाँ को उसके सख्त रद्दअमल की उम्मीद ज़रूर रही थी, लेकिन वो इस हद तक इज्जत अफजाई से नवाजेगी अंदाज़ा नहीं था। हैरत के साथ बेयकीनी उसकी निगाह में आ गई थी। ओए, क्यों लड़की को छेड़ रहा है? शरीफों के मोहल्ले में जाने कैसे कैसे लोफर आकर हमारी माँ बहन को छेड़ जाते हैं। इसे इतना मारो कि सारी इश्क को आशिकी भूल जाए। मुख्तलिफ आवाज़ें मजमे से उठने लगी थी। उन आवाज़ों से बेनियाज होकर दोनों एक दूसरे को तक रहे थे। शाहजहाँ की नज़रों में बेयकीनी थी तो मावरा याहिया शररबार नज़रों से उसे देख रही थी। बिना कुछ कहे उस पर एक कहर भरी नज़र डालकर वो उसे भरे मजमे में हैरान छोड़कर निकल आई थी। अब लोग जानते या शाहजहाँ उसे चंदा किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो लंबे लंबे डग भर के घर की जानिब कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन ये बेफिक्री भी आर्जी साबित हुई थी। लोगों के घेरे को तोड़कर जाने वो कैसे इतनी जल्दी उसके पीछे आ गया था। मावरा, मुझे तुमसे बात करनी है। भले तुम मेरे साथ जो सलूक करो, मगर मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। वो घर का ताला खोल रही थी जब वो उस तक आके मुद्दा बयान कर गया।
तुम लाख धुतकारती रहो, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मेरे दिल से बोझ नहीं उतरेगा। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, माफ़ी भी नहीं। ताला खुल गया था। सर निगाह उस पर डालकर सुलगता हुआ जुमला उसकी तरफ उछालकर वो घर के अंदर दाखिल होकर पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद कर गई थी। ना दो माफ़ी तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, नहीं जाता यहाँ से जब तक माफ़ नहीं करोगी। बैठा हूँ यहाँ तुम्हारी चौखट पर। बाहर से उसकी आवाज़ आई थी। मोहल्ले के दरवाजे खुलने लगे थे। खिड़कियों के पर्दे से रखकर आंखें इस मंजर से उलझने लगी थी। जाने अनजाने में की हुई गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि यह खलिश मेरी जान ले लेगी। एहसास गुनाह मुझे जीने नहीं दे रहा। मावरा, माफ़ कर दो मुझे या फिर सज़ा दो। यूँ मुँह फेर कर दरवाज़ा बंद करने से मेरे इज़्तिराब को बढ़ावा मत दो। नहीं जी सकूँगा इस अज़ियत के साथ। तुम भले मुझसे नफ़रत करो, नहीं रोकूँगा, लेकिन एक बार बोल दो तुमने मुझे माफ़ किया। वजूद की टूट फूट आवाज़ से ज़ाहिर थी। नम अल्फाज गवाह थे कि महज बेरू लफ्ज़ नहीं थे, उनमें सच्चाई थी, पछतावा था। घरों से निकल कर लोग गली में आ गए थे और अब चहमगोइयाँ करते एक दूसरे से इस्तफसार कर रहे थे। शाहिद साहब, आपके तो मुनज़्ज़ा बहन के घर से अच्छी शनासाई रही है। कौन है ये लड़का? क्यों शोर डाल रहा है? शाहजहाँ के टहलते कदमों को मोहल्ले के बुजुर्गवार नज़रों में रखते शाहिद साहब से इस्तफसार कर रहे थे, जो आवाज़ पर अपने घर से निकल आए थे। उनकी बेगम साहिमा भी दरवाजे में आ खड़ी हुई थी। मोहल्ले की कुछ औरतें सुनगुन लेने की गर्ज से उनके करीब आ चुकी थी। जी मालूम करता हूँ। शाहिद साहब आगे बढ़े थे। मेरी बातों को महज धमकी ना समझना। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम माफ़ी नहीं देती। सुन रही हो मावरा? शायद आवाज़ उसकी समाअत तक नहीं पहुंच रही थी। यही जानकर अब उसने तेज़ आवाज़ में कहते बंद दरवाजे पर नज़र डाली थी। क्या मामला बरखुरदार? क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? शाहिद साहब उस तक आए थे। हमारा निजी मामला है, आप अपना काम करें ना, ठंडे लहजे में कहकर उन्हें दूर रहने को कहा गया था। मजमे में भुनभुनाहट हुई थी। माँ के जाते ही चांद चढ़ा दिया लड़की ने। इन माँ बेटियों के किरदार पर तो शुरू से शक रहा है। जाने कौन है, कहाँ से आकर बसी हैं। माँ तो मर गई, एक बहन थी, वो भी मियाँ के साथ सुबह चली गई। अब ये अकेली कैसे रहेगी घर में? जाने कैसे लोगों से मिलना जुलना है इनका। लड़के को देखो, शक्ल से ही अमीर ख़ानदान का लगता है। मुनज़्ज़ा का कफन दफन भी नहीं देखा। कितना अच्छा हुआ, खाना कितना लजीज था, सब उसी लड़की ने करवाया था। कुछ लगता होगा तभी तो बाहर खड़ा शोर डाल रहा है। जाने किस बात पर लड़ाई होगी आपस में। मुनज़्ज़ा की ज़िंदगी में भी अक्सर उसकी लंबी सी गाड़ी आकर रुकती थी दरवाजे पर। जाने क्यों आता था उसके घर और जाने किस बात की माफ़ी मांग रहा है। आवाज़ ही आवाज़ थी, तज्ज़िये और तबसरे थे। चाहिए आप सब, ये हमारा आपसी मामला है। मजमे पर उसने सख्त नज़र डाली थी। बैठा हूँ यहाँ पर, जब तुम माफ़ी नहीं मिलेगी। उसकी हर धर्म आवाज़ समाज से टकराई थी। दरवाजे के पीछे से उसकी सारी बातें सुनती मावरा याह्या आग बगोला होकर खट से दरवाज़ा खोलकर मजमे की परवाह किए बिना उसके सर पे पहुँच गई थी। क्यों नहीं जाओगे यहाँ? क्यों बैठोगे यहाँ? तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी? तो तुम अहमकों की जन्नत में हो। बैठे रहो आराम से। कहो तो अंदर से बिस्तर और तकिया भी भेज देती हूँ, रात भी यहीं गुजारना, लेकिन माफ़ी तब भी नहीं मिलेगी। सुना तुमने? वो बेखौफ उसे देख रही थी। उसकी धमकी, लोगों का डर कहीं खो गया था। कौन उसके बारे में क्या राय कायम करेगा? वो सारी मसलहत फरामोश करके उसे समझाकर एक बार फिर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बाहर शाहजहाँ सबको कैसे मुतमईन कर रहा था, उसे उसकी भी ज़रा फिक्र नहीं थी। उसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी बाहर बैठा रहता। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।